I hope that sound is there properly and the screen is also visible. Okay, so any doubt, confusion, or clarification, if at all, from the previous lecture, you can ask. And if everything is fine, so we can go ahead. ग्रेविटेशन चैप्टर अपना चल रहा था और काफी कुछ आपने डिटेल में उसके लर्न किए पॉइंट्स को। लास्ट क्लास पे जो फोकस था वो मैं आपको बता देता हूँ। पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर था। स्फीयर, स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर, किस तरह से हम उसके पोटेंशियल्स को कैलकुलेट करते हैं एज वेल एज स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे याद रखते हैं, दोनों पॉइंट्स पे हम लोगों ने बात किया था। अभी तक जितना मैंने आपको बताया वो स्टैंडर्ड वाला केस है, जैसे यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर, जो कि अगेन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का है। नॉन यूनिफॉर्म केसेस आएंगे, सो द वे वी इंटीग्रेटेड और सॉल्व्ड अपने को याद रखना। इसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ई और वी में रिलेशन, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल है, बहुत पॉपुलर है, लाइक एक फील्ड देकर के आपसे दूसरे फील्ड के बारे में बात करेगा। तो ये दो मेन पॉइंट्स थे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोकस किया, और वी विल स्टार्ट विद सम एग्जांपल जो लास्ट क्लास से रिलेटेड होगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स से अगर आप ऐसा बोलते हैं कि अपने को पोटेंशियल या फील्ड में रिलेशन पे बेस क्वेश्चन, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? मे बी लाइक दिस कि सपोज कर लीजिए एक्स एक्सिस है और इस एक्सिस पर अपने को कुछ लाइंस दी गई हैं, मे बी लाइक दिस। एक ये लाइन दिया गया है और एक ये लाइन दिया गया, मे बी पैरेलल। Another line is this, which is also parallel. And let's say this is x equal to 0 वाला point. This is 10 coordinate 10 सेंटीमीटर, में भी like ये सेंटीमीटर पर है। लेट्स से ये 20 सेंटीमीटर का हो गया और ये 30 सेंटीमीटर का लोकेशन है एक्स एक्सिस पर। आपसे बोलते हैं कि ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किए वो इक्वी पोटेंशियल है, और ये जो एंगल बना रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज 60 डिग्री। इसके पोटेंशियल को V1 बोलते हैं, इसके पोटेंशियल को V2 बोलते हैं, इसके पोटेंशियल को V3 बोलते हैं। अभी मैं लिख देता हूँ। V1 का जो पोटेंशियल है, लेट्स से V1 की जो वैल्यू है वो -30 प्रॉपर यूनिट में, ऐसा यूनिट में। इसका यूनिट क्या बनेगा अगर हम लोग यूनिट की बात करेंगे? तो आप बोलते हो कि वर्क डिवाइड बाय मास आता है, जूल पर केजी आएगा। सो लेट्स से ये ऐसा लिखता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर, लेट V1 इज इक्वल टू -30 वर्क डन है, ओके सॉरी, वर्क डन की आएगी जूल पर केजी। V2 is let's say -20 joule per kg. V3 is let's say -10 joule per kg. नंबर कुछ भी हो सकते हैं, वो फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को आइडिया से फर्क पड़ता है। So these are equipotential lines. क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ यहाँ पर, equipotential lines are shown in the figure. आप आंसर तभी दे पाओगे जब आपने लास्ट क्लास सही से समझा है और उसको रिवाइज भी किया है। मैं आपसे पहले बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर थोड़ा सा बेटर पूछता हूँ। न्यूमेरिकल, फाइंड नंबर ए, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, ये अपने को बताना है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी देता हूँ सो दैट कि आप 1 2 3 करके आंसर दे पाए। तब तक आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। सो मे बी लाइक कि आपसे ऐसा बोलेगा कि एक डायरेक्शन यहाँ पे बनाओ, यहीं पे बना देता हूँ। लेट्स से एक डायरेक्शन आपको इधर दिखा रहा है, -x एक्सिस पर,
दूसरा डायरेक्शन दिखा रहा है प्लस एक्स एक्सिस पर, तीसरा डायरेक्शन दिखा रहा है ऐसा, चौथा डायरेक्शन दिखा रहा है मे बी लाइक दिस। सो इनके ऑप्शंस में बना था 10-1, 10-2, 10-3, 10-4। So you can see these 4 options of direction. अगर इसके अलावा कोई आपको नेक्स्ट लगता है तो आप फिफ्थ नन ऑफ दीज भी बोल सकते हो। So we need to identify which can be the direction for of this electric this gravitational field. Okay, आपने एक आंसर बताया 150 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, गुड। आपने डायरेक्शन का एंगल भी बता दिया जो कि 3 से मैच कर रहा है, ऐसा आपका कहना है। बाकी लोग भी 3 बोलने की कोशिश कर रहे हैं, गुड। सो इसका जो आंसर है वो लास्ट क्लास पे ही हम लोगों ने जो स्टेटमेंट लिखा था उस पर है, कैसे उसको रिलेट करेंगे, और आपने रिलेट कर लिया, दैट्स परफेक्ट। आप लोग 3 बोल रहे हो। सो आइडिया ये था कि फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में होता है जहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होता है। तो आप देखोगे कि 3 पर इधर से जो हम लोग एक्स की डायरेक्शन में इधर आते हैं, नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल पहले -10 था, फिर -20 है, फिर -30 है, दैट मीन्स डिक्रीज कर रहा है। तो अब डिक्रीज करने का मतलब हुआ है अगर आप -x की डायरेक्शन में जाते हो तो डिक्रीज करता है। अब -x की डायरेक्शन में एग्जैक्टली जाओ तब भी डिक्रीज करेगा, थोड़े से एंगल्स पे जाओ तब भी डिक्रीज करेगा। उनमें से कौन सी डायरेक्शन चूज करनी होगी, ऐसे बहुत सारी डायरेक्शन हमारे पास आएंगी। तो एक पॉइंट लिखा था कि फील्ड की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होती है जहां पर डिक्रीज इन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। दैट मीन्स यूनिट लेंथ ट्रेवल करो और मैक्सिमम डिफरेंस आपको मिले। तो मैक्सिमम डिफरेंस हमको तभी मिलेगा जब हम परपेंडिकुलरली जाएंगे, परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलर जाना है और लेफ्ट वर्ड्स जाना है। तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड, सॉरी परपेंडिकुलर टू दिस पोटेंशियल का जो पोटेंशियल सरफेस उसके परपेंडिकुलर चलेंगे, एज वेल एज डिक्रीज की डायरेक्शन में चलेंगे क्योंकि इधर डिक्रीज हो रहा है। तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर बैठेगा। 2 क्यों नहीं है? 2 डिक्रीज की डायरेक्शन में है लेकिन मैक्सिमम डिक्रीज की डायरेक्शन में नहीं है। 4 जस्ट अपोजिट है 3 का, और 1 भी अपोजिट है क्योंकि वो इंक्रीज की डायरेक्शन में है। इस तरह से हम बोलेंगे कि जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी 3। गुड। सो पॉइंट इज की जो फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आने वाली है, so they should be at 90 degree to show the maximum decrease। फिर आपसे पूछ सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो डायरेक्शन आपने यहाँ से पता कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। So how to get the magnitude? उसके लिए आप जानते हो कि मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा v बाई डेल्टा x, और वैसे r लिखते हैं हम लोग, लेकिन x का मतलब वो होगा, या फिर मैं r लिख देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। इट शुड बी मैक्सिमम डिक्रीज डायरेक्शन। सो आप कोई भी कैच कर सकते हो। तो जो डेल्टा r है हमारे लिए वो ये बनेगा, दिस इज डेल्टा r, एंड देन यू नो दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर पर दी गई है, ये 90 डिग्री है। और कोई एंगल अपने को दिया गया है, ये जो एंगल है ये 60 दिया गया है। नाउ आप ट्रायंगल को वॉच करके आप डेल्टा आर कैलकुलेट कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया, देन यू कैन डू दिस कैलकुलेशन फॉर श्योर। नाउ फ्रॉम दिस ट्रायंगल यू कैन इजीली वॉच कि अपने को ये डिस्टेंस पता है, ये 90 डिग्री है, और इस वैल्यू को हम पता कर सकते हैं। एक बार वो वैल्यू पता चला, डेल्टा वी का मतलब होगा v2 माइनस v1। मैग्नीट्यूड निकालना है, पॉजिटिव आने वाला है। तो आप ई की जो वैल्यू लिखने वाले हो -v2, v2 इज अपने को दिया गया था -20 minus v3 is -10, some sort of this, divide by delta r. So अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, so that will become plus, so ultimately आएगा 10 ऊपर, divide by delta r।
और डेल्टा आर में अपने को ये यूज नहीं करना है, बल्कि वो यूज करना बस इतना ख्याल रखना है। सो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं साइन 60। ट्राइंगल में अगर आप साइन 60 को अप्लाई करोगे देन यू विल फाइंड कि आएगा परपेंडिकुलर विच इज डेल्टा आर डिवाइड बाय बेस, सॉरी ये जो भी हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमारे लिए डेल्टा एक्स हो जाएगा। Delta x we can find it out, so that's root 3 by 2 sin 60. Delta r has to be calculated. Delta x is 10 centimeter, तो यहाँ से डेल्टा r की वैल्यू पता चल जाएगा। So that will be 255 root 3 centimeter. Now you can substitute here, then get the answer. So E का जो magnitude आएगा that will be 10 divided by 5 root 3 centimeter है। इसको मीटर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड भी करेंगे क्योंकि वो सेंटीमीटर है, अगर यूनिट्स का ख्याल रखना होगा। So this you will find like 200 by root 3 in proper Newton per kg, ऐसा यूनिट में आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए और स्टेप्स कैसे लिए गए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। सो फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल के डिक्रीज में मैक्सिमम डिक्रीज की डायरेक्शन पे आता है, तो वो डायरेक्शन अपने को पता करनी होगी एंड देन सॉल्व करना होगा, यूनिट्स का ख्याल रखेंगे, देन वी विल गेट आवर आंसर। If understood, we can go ahead. Okay, so थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। So, हम लोगों ने इसको समझा हाउ टू गेट द फील्ड पोटेंशियल रिलेशन and then potential calculation of various bodies. Now we can move ahead and talk about the potential energy stuff. हालांकि ये हेडिंग हम लोगों ने बहुत पहले भी लिखी थी, फिर इसको और थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको रिविजिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर हम लोगों ने इस पे क्वेश्चंस नहीं किए थे, हमने केवल इतना पता किया था कि डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटी, which ultimately turn out to be कि डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है वो m टाइम्स डेल्टा वी होती है, जहाँ पर डेल्टा वी पोटेंशियल होता है और चेंज इन पोटेंशियल होगा ना। इसको आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, किसी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस रेफरेंस का पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m, उस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस रेफरेंस का पोटेंशियल। इन्फिनिटी को रेफरेंस हम लोग पकड़ते हैं तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हम लोग लेते हैं। सो किसी भी पॉइंट का अगर अपने को या किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अपने को लगने वाला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मास इनटू द पोटेंशियल ऑफ दैट लोकेशन। सो बाकी मासेस की वजह से अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल पर कोई मास पॉइंट मास प्लेस्ड है, तो सिस्टम के पास कितना एनर्जी आएगा वो बताता है। तो यहाँ पर क्या किसका मीनिंग है वो भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर U का मतलब है दैट U इज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होगी, किसी पॉइंट की नहीं होगी, जबकि पोटेंशियल पॉइंट का होता है। सो ये V क्या इंडिकेट करेगा, वेट V इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट वेयर स्मॉल m मास इज प्लेस्ड। तो जहां पर स्मॉल m मास आप प्लेस करते हो उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल था, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। बहुत बहुत छोटा सा पॉइंट है बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि पोटेंशियल क्या होता है, किसका होता है,
पोटेंशियल एनर्जी क्या पॉइंट का होता है? नो, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ऑफ द सिस्टम। नाउ क्या आप इसमें समझ सकते हो सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? क्या सिस्टम में ये स्मॉल एम एलिमेंट होगा? यस। क्या सिस्टम में वो भी मास होगा जिसकी वजह से पोटेंशियल आया? यस। तो एक मास जिसकी वजह से पोटेंशियल आ रहा है, एक मास पॉइंट मास जो प्लेस्ड है, दोनों को मिलाकर के हम लोग सिस्टम बोलेंगे। जबकि ये पोटेंशियल किसका होगा? पोटेंशियल उस मास का होगा जिसकी वजह से पोटेंशियल आया है, और ये मास एक अलग मास है। नाउ यू गॉट टू नो कि हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मास को मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अपने को सिस्टम में मिल जाएगी। अगर इसको वर्क डन के टर्म में लिखना है तो हम लोग वर्क डन बाई ग्रेविटी लिखेंगे, और इसका भी एक्सप्रेशन हम लोगों ने बनाया था कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस फ्रॉम वन रेफरेंस टू अनदर रेफरेंस ई डॉट डी आर या फिर एफ डॉट डी आर। फिर एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम इंटू ई। सो मास अलग हो जाता है और ई जो है वो पोटेंशियल बनाता है। इसका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे सिंपलेस्ट केस के लिए। सो आपसे ऐसा बोलेगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट मासेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल potential energy of 2 point masses. So you got 2 point masses और उनका potential energy अपने को पता करना है। Let's say this is m1 mass and there is m2 mass. They are separated by a distance r. तो ये हमारे लिए सिस्टम है। इस सिस्टम में m1 और m2 2 पॉइंट मासेस हैं। इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो अपने को पता करना है। Okay, you want last slide, so here's the last slide. You can watch, then we will move ahead. आपने तब कुछ और भी लिखा, वो भी पढ़ता मैं। If we have a hypothetical universe of finite length, not infinitely exist, then we would be able to define potential at point. Yes, because there is no potential for relative comparison. Then we would be able to define potential at a point. हाँ, अगर हमारे पास फाइनाइट मास है या फिर जो भी ये सिस्टम है जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो हम उसको रेफरेंस इन्फिनिटी लेकर के पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। और मोस्टली अपने को क्या होता है ना, पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम जनरली एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं तो चेंज इन एनर्जी की जरूरत होती है। तो हमारे लिए किसी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हमारे पास फाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल भी बता सकते हैं इन्फिनिटी को रेफरेंस लेते हुए। would not be able to define potential आपने बोला। If we have a hypothetical universe of finite length, then we would not be able to define potential at point. No, अगर हमारे पास finite length का है तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्फिनिटी को अपना जीरो रेफरेंस लेते हैं। इन केस अगर मास आपका इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा होता है तो फिर डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटी पर भी मास है, तो उसकी वजह से वहां पर इन्फ्लुएंस होगा, फील्ड होगा, एंड दैट फील्ड वोंट अलाउ द पोटेंशियल टू बी जीरो। सो फाइनाइट मास डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो आप पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, और इनफाइनाइट केस में नहीं। anyway, इसको हम लोग आगे कैरी कर रहे थे, और यहाँ से अपना फॉर्मूला स्टार्ट होगा, बेसिक फॉर्मूला। अपने को ये समझना है कि फॉर्मूला किस तरह से बन रहा है। तो ये सिस्टम है, अगर अपने को इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हम लोगों ने क्या बात किया कि एक मास पता करेंगे, उस पर कितना पोटेंशियल है वो पता कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारा मास है, और कैन वी से कि ये जो मास है वो किसी पोटेंशियल पे रखा होगा। अगर आप m2 को 1 मिनट के लिए भूल जाए तो r डिस्टेंस पर m1 की वजह से पोटेंशियल आता है, और उसी पोटेंशियल पर ये m2 को सब्स्टिट्यूट किया गया, रखा गया है, प्लेस किया गया है। तो कैन वी से कि यहाँ पर एक पोटेंशियल आएगा जिसको v1 बोल सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल बिकॉज ऑफ m1, and that is going to be minus gm1 upon r. So you can claim कि m2 is placed in the potential of m1
and m1's potential is minus gm1 by r. So how much the potential energy of the system is? Potential energy of the system is the mass which is placed in the potential. तो सिस्टम में आपका ये मास भी इंक्लूड हो जाएगा और जिसकी वजह से पोटेंशियल आया वो भी इंक्लूड हो जाएगा. दैट मीन्स ये पूरा सिस्टम हमारा इंक्लूड हो गया पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए. अब अगर आप इसको ध्यान से रीराइट करेंगे और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा m2 and that's going to be minus gm1 by r. So from here you will find कि दो पार्टिकल्स अगर अपने को एक सिस्टम दिया जाता है तो उसके पास एनर्जी होती है and that energy is called gravitational potential energy and that formula comes out to be gm1 m2 divided by r. So that acts as a formula. Now यहाँ पर आपके ब्रेन में कई सारे क्वेश्चंस आने चाहिए कि हमने इसके पोटेंशियल इसके मास को पर अपने m1 का पोटेंशियल निकालना. आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर पोटेंशियल निकालते और इस m1 से मल्टीप्लाई करते. अगर ये क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल जेन्युइन है एंड उसका भी आंसर आप दे सकते हो कि अगर हम चाहें तो इसको अपना पार्टिकल पकड़े और इसकी वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल आ रहा है वो पता कर ले. लेट्स से वो v2 है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अपने को यही आंसर मिलेगा. सो लेकिन हम दोनों को एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी जो बताया कि जब हम लोग m और v1 करते हैं या m और v करते हैं तो सिस्टम में हमारा ये मास भी इंक्लूड हो जाता है और वो मास भी इंक्लूड होता है जिसकी वजह से पोटेंशियल आ जाता है. तो ये इंटायर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है. गॉट टू नो. सो दो पॉइंट्स के लिए अपना ये फॉर्मूला काम करता है. अगर आप दो पॉइंट्स के लिए इसको यूज कर सकते हो, बहुत सारे अगर आपके पास पॉइंट्स होंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हर दो पॉइंट्स के बीच का इंटरेक्शनल एनर्जी ये रहेगा. तो हर दो पेयर को हम हर पेयर को पकड़ेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और सबको ऐड अप कर देंगे. सो पेयर ऑफ पार्टिकल्स के लिए इतना एनर्जी रहता है. इस एनर्जी को हम लोग कई तरह से डिफाइन करते हैं. एक तो ये बोल सकते हैं कि लाइक द वे वी डिफाइंड लाइक दिस. दूसरा ये बोल सकते हैं कि m1 को याद पे रखो और m2 को इनफाइनाइट से यहाँ तक लेकर के आओ. सो इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगा स्लोली लाने में वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है. या फिर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है. आप ऐसा भी कह सकते हो कि इस सिस्टम को क्रिएट करने में जितना आपने एनर्जी लगाया है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. क्रिएट कैसे किया होगा? m1 वाज हियर, m2 यू ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी. जो m2 को इन्फिनिटी से लेकर के आए थे देन यू परफॉर्म सम वर्क और वही वर्क आपका क्या है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया. कई बार लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं कि अगर ये सिस्टम है इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो आप तो डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको कितना एनर्जी चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉइंग कि आप इन दोनों के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट कर दो. दैट मीन्स इस पार्टिकल को दूर ले जाओ, इस पार्टिकल को दूर ले जाओ. तो अगर दोनों को इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाना चाहते हो तो आपको कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे. तो कितना वर्क करना पड़ेगा? सो दैट विल बिकम द पोटेंशियल एनर्जी. कई बार लोग इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं. दैट मीन्स दिस इज द एनर्जी दैट कीप्स दीज टू पार्टिकल्स बाइंडिंग टुगेदर. So this is also known as binding energy, or you can say energy needed to create the system, or negative of the work done by conservative force, or work done by the external force. कई सारी लैंग्वेज से हम एक ही बात को बोल रहे होते हैं. सो एक दो स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ जो मैंने अभी बोला जो आपके काम के. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी और ऐसा लिख सकते हैं द वर्क is the work done in creating the system. तो किसी भी सिस्टम को क्रिएट करने में जो भी एनर्जी हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वर्क इन्वेस्ट करते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है. इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इसको डिस्ट्रॉय करने में जितना आपको एनर्जी लगेगा दैट्स आल्सो द पोटेंशियल एनर्जी.
और उसको बेसिकली हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। सो यहाँ पर शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ एनर्जी नीडेड टू completely destroy the system is known as binding energy of that system. किसी भी सिस्टम को कितना एनर्जी बाइंड करके रखा हुआ है उसको पता लगाने के लिए आप उसको एनर्जी दो और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। तो डिस्ट्रॉय करने में जितना एनर्जी लगा दैट मीन्स दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसको बाइंड किए हुए रखा था, इसलिए उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पर आप देखोगे बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी, इसी का पॉजिटिव वर्जन आ जाएगी, क्योंकि आप देखोगे ये जो एनर्जी है जो बाइंड करके रखा हुआ है, तो अगर आपको डिस्ट्रॉय करना होगा तो आपको इसी अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी और potential energy, they are very related to each other. You wrote something, are we observing this from an inertial frame or a particle frame? This is being observed from the inertial frame, that means some inertial frame that we have. और वैसे भी हम लोग यहाँ पे मोशन को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ये पार्टिकल का डिस्टेंस जो होगा ना, सेपरेशन, वो हमारे फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगा, because in classical mechanics we don't find कि distance does not change with respect to frame of reference. So अब आपको दो पार्टिकल ऑब्जर्वेशन में आ रहे हैं, आर ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, और वो आप किसी फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो। जनरली वो हमारा जो फ्रेम रहता है दैट इज इनर्शियल। नो, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। सो जैसे मैं आपसे एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल्स करता हूँ। लेट से ऐसा बोलता है कि आपके पास 3 पार्टिकल्स है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। ये m मास है, दिस इज आल्सो लेट से m मास, दिस इज आल्सो लेट से m मास, this is L, this is L, this is L. So you will find कि there is a system of 3 particles. आपसे पूछ सकते हैं find gravitational potential energy of the system. So अगर अपने को सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, so हम लोग इस फॉर्मूले को अब यूज करेंगे। व्हाट वी विल से कि अगर अपने को 2 पार्टिकल्स पता होते हैं, इन पार्टिकल्स के इस कॉम्बिनेशन के इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, माइनस जी m1 m2 अपॉन r। सो हियर वी विल काउंट कि अपने पास कितना पेयर्स है। तो आप पाओगे कि ये 2 पेयर मिलकर के एक एनर्जी बना रहे होंगे, और इन 2 पेयर का अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, इन 2 पेयर का अपना, इन 2 पार्टिकल्स का भी अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, और यही अपने पास 3 पेयर्स हैं, इनको आपस में हम लोग ऐड अप कर देंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो ये विल से कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगा दैट विल बी मे बी ऑफ दिस पेयर। तो फर्स्ट पेयर के लिए आप अप्लाई करोगे दैट विल बी माइनस जी m1 m2 अपॉन l। सेकेंड पेयर के पास आओगे, so that's u1. Now let's consider this pair. Then you'll find it's going to be minus g m1 m2 divided by separation. Consider this pair then you'll find it's going to be minus g m1 m2 upon l. यहाँ पर मैंने तीनों को m बोल दिया है, m1 m2 m3 बोला जा सकता था और कुछ और नाम दिया जा सकता था। सो आपको क्या करना है, हर पेयर को कैच करना है, हर पेयर के पास कितना एनर्जी वो पता करना है, सारे पेयर्स को ऐड अप कर देना है, दैट्स ऑल। क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है एंड इट गेट्स एडेड अप। So you can find it out कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है that's going to be equal to, सिंपल है इसलिए हम लोग लिखेंगे 3g m square divided by, so minus 3g m square by l, this is the potential energy of this arrangement। पता कर सकते हैं, इजी है। ये 3 पार्टिकल्स के लिए हो गया, 4 पार्टिकल्स होंगे, 5 पार्टिकल्स होंगे, 6 पार्टिकल्स होंगे, 8 पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, हार्डली मैटर्स, यू कैच ऑल द पेयर्स, count each pair's energy, add them up because energy is scalar quantity to get the final
potential energy of the arrangement. Fine. So what we can say, और दूसरा तरीका इसको करने का अपने पास क्या होगा, जो बेसिक फॉर्मूला था. आप ऐसा बोल लो कि ये जो मास है, वो भी आइडिया दे देता हूँ. ये मास आपने यहाँ पे जो रखा हुआ है, तो ये इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल क्या है, बिकॉज ऑफ ऑल अदर मासेस. तो यहाँ पर जब टोटल पोटेंशियल इन दोनों की वजह से निकालोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ से माइनस जी एम बाई एल आएगा, यहाँ से माइनस जी एम वाला आएगा, तो ये बनेगा माइनस 2 GM/L. तो जब ये माइनस 2 GM/L आप लगा रहे होगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इसका पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ और इसके साथ क्या था वो पता चलेगा. तो जब हम m इंटू वी करते हैं तो इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बाकी के साथ कितनी चल रही है उसके रिलेशन के बारे में बात करता है. उसमें एक चीज मिसिंग आएगी. अब देखोगे उसका आंसर ये नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि उसमें आपने इसके बारे में स्टडी नहीं किया कि इनकी इंटरेक्शनल एनर्जी कितनी थी. सो m इंटू वी अगर हम लोग करते हैं तो व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी वी विल गेट of this combination as well as of this combination, but this combination will be missing. So better way क्या है कि हम लोग हर कॉम्बिनेशन की एनर्जीज को निकालते हैं और उसको ऐड अप करते हैं. Let me give one more example similar type. इसको आप ध्यान से आंसर देना. लेट्स से कि अपने पास अगेन आइडेंटिकल मास है और इस समय स्क्वायर के कॉर्नर्स पे लगाए गए हैं, और ये जो स्क्वायर है उसकी लेंथ L दी गई है. आपसे पूछता है कि फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. एक सिस्टम आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछता है. ट्राई एंड गेट द आंसर. Catch all the pairs, right? For each pair, add them of system. आपने पूछा है to find potential energy of closed surfaces, do we have to perform integration? हाँ, अभी हम लोग point masses की बात कर रहे हैं. अभी आगे चल करके हम लोगों के पास क्या आएगा कि continuous mass आ जाएगा. जब continuous mass आएगा तो अपने को इंटीग्रेशन पे जाना होगा. तो अभी scattered mass फिर continuous mass. So दो तरह से क्वेश्चंस आते हैं. इजी आएगा पॉइंट मासेस का आएगा जो हम लोग अभी लर्न कर रहे हैं. चैलेंजिंग आएगा कंटिन्यूअस का आएगा. हम लोग बात करेंगे. तो इस अरेंजमेंट की अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एंड ट्राई इट. एक आंसर है -4 GM²/L माइनस √2 GM²/L. Okay, seems to be correct. 2 GM²/L plus GM²/√2L. सभी को ट्राई करना चाहिए. वंस यू ट्राई देन यू नो कि कहाँ पर आपको इश्यूज बन रहे हैं. आपका फोकस बढ़ेगा और आप में से कई लोगों के आंसर आ रहे हैं. कई आंसर सिमिलर आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं. सो अगेन वी नीड टू सी कि अपने पास कितने पेयर्स हैं एंड ऑल दैट्स ऑल. सो पेयर कैसे वर्क करते हैं वो उसके लिए हम आपको आइडिया भी दे देते हैं. पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स है. नंबर ऑफ पेयर्स. क्योंकि जैसे इस वाले केस में देखो आपको पता था कि नंबर ऑफ पेयर्स 3 बनने वाले हैं, तो आपने 3 को लिखा और 3 को ऐड किया. जब ज्यादा पॉइंट मासेस होंगे तो अपने को पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए आइडियली कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स आने वाले हैं. नंबर ऑफ पेयर्स n से बनता है. ये कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैच ना पड़ता हो. तो इसका आंसर आता है n-1/2. ये जनरल फॉर्मूला है जहां पर n क्या इंडिकेट करेगा. n इज गोइंग टू इंडिकेट द नंबर ऑफ पॉइंट मासेस. n इज द नंबर ऑफ पॉइंट मासेस. ये पॉइंट मासेस के लिए हम लगाएंगे.
ना यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट मासेस हमारे पास कितने हैं 4 1 2 3 4 सो n को हम 4 रखेंगे और 4 रख करके इसको चेक करेंगे जब 4 रखोगे तो 4 इंटू 3/2 दैट इज 6 इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हमारे पास 6 आने वाले हैं ये हमारे लिए कब हेल्पफुल होगा जब बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो और हमको एक एक करके काउंट करना मुश्किल हो रहा हो तो हम लोग ये कर सकते हैं इसको हम लोग पीछे वाले केस में वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो आप बोलोगे n-1/2 इतने पेयर्स आएंगे 3 - 1/2 दैट इज 3 पेयर्स आएंगे और हम लोगों ने 3 पेयर्स को काउंट किया सपोज के लिए हमारे पास 5 पार्टिकल्स होते हैं 6 पार्टिकल होते हैं n पार्टिकल होते हैं तो उसके लिए हमको पेयर्स कैलकुलेट करना है ऐसे एक आइडिया मिलता है कि सो दैट वी आर काउंटिंग ऑल ऑफ देम तो यहाँ से पता चला कि नंबर ऑफ पेयर्स अपने को 6 मिलने वाले हैं ठीक है अच्छा जब पेयर्स आएंगे तो उनके बीच का गैप चलता है डिस्टेंस तो हम लोग डिस्टेंस के टर्म में वर्क कर सकते हैं कुछ पेयर्स होंगे जिसके बीच का गैप एल चल रहा होगा तो एल गैप वाले कितने पेयर्स मिलने वाले हैं वो अपने को समझते हैं तो एक ये लेंथ वाला एल आएगा एक ये लेंथ वाला एल आएगा एक ये आएगा एक ये आएगा तो इस तरह से ये 4 पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं तो 4 पेयर्स यू आर गोइंग टू गेट ऑफ लेंथ एल और इनकी कंबाइंड एनर्जी को अगर हम लोग यू लिख दें कंबाइंड एनर्जी को क्योंकि सभी के बराबर आएगी तो एक के पास आएगी -GM दैट मीन्स m²/L और ऐसे अपने पास 4 आने वाले हैं तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे so that will be the total gravitational potential energy because of the 4 pairs which are having the separation L लेकिन अपने को ये पता चला था कि नंबर ऑफ पेयर्स तो अपने को 6 आने वाले हैं ये था 4 4 - 1/2 that was 6 so we need to count कि 2 पेयर्स और भी रहे होंगे then we see कि कौन से 2 पेयर्स हैं then you'll find कि इस मास को इस मास से ज्वाइन करो एक पेयर ये दूसरा इस मास को इस मास से ज्वाइन करो दूसरा पेयर ये तो ये 2 पेयर और आ रहे हैं इनके बीच का सेपरेशन कितना जा रहा है L√2 तो अगला जो पेयर आने वाला है दैट विल बी ऑफ L√2 सेपरेशन और इस सेपरेशन के अपने पास 2 पेयर्स हैं देन यू विल काउंट कि नंबर ऑफ पेयर्स हमारे पूरे हो गए तो इसके अलावा अपने को और कोई वरी करने की जरूरत नहीं है इन 2 पेयर्स की जो भी एनर्जी आएगी वो सेम आएगी तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक पेयर की एनर्जी बनेगी -GM into m that is m² divided by separation which is L√2 क्योंकि हमने वो L√2 की बात की है और ऐसे हमारे पास 2 पेयर है so we counted all the pairs right so total potential energy of the arrangement is going to be like U1 plus U2 and then you can catch them like -GM² upon L को आप कॉमन ले सकते हो so फर्स्ट से आपको 4 मिल जाएगा और यहाँ से आपको 2/√2 मिल जाएगा 2/√2 को आप √2 लिख सकते हो so that's your answer so you'll find कि अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो इस तरह के 2 टर्म्स का एडिशन आ जाएगा और अगर L और M की वैल्यू आपको न्यूमेरिकली बताएगा तो G की वैल्यू को प्लेस करके हम लोग न्यूमेरिकल आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हैं अब में से कई लोगों ने आंसर निकाला परफेक्टली ओके है तो इस तरह से आपको कई तरह की ज्योमेट्रीज में पॉइंट मास को रख करके देखेगा सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ पेयर्स then we will be counting those pairs by separations adding them up until we get the total pairs and then it will be okay अगर आपको ये समझ में आ गया सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ पॉपुलर क्वेश्चंस में से जिससे आपसे ऐसा बोलता है कि आपके पास एक क्यूब है और क्यूब के वर्टेक्स पर मासेस रखे हुए हैं अगेन सिंपलिसिटी के लिए हम लोग आइडेंटिकल मास रखेंगे सो दैट की कैलकुलेशन हमारी इजी रहे इस तरह से हर एक कॉर्नर पर m मास रखा गया है सो m मास is located at each corner of a cube. Find potential energy of this arrangement. और उसका साइड अपने को L बताया गया सो पहले तो आप ये बताइए कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने पड़ने वाले हैं आप काउंट करके भी बता सकते हो और आप फॉर्मूला यूज करके भी बता सकते हो so how many total number of pairs we are going to see in this particular
mass distribution or point mass is case. Then you'll find कि काउंट करना थोड़ा सा भारी जाएगा और फॉर्मूले से जाएंगे तो थोड़ा सा इजी करेगा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स वॉच करने होंगे एंड यू मस्ट बी नोइंग कि एक क्यूब में टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होते हैं। तो पेयर्स कितने हो जाएंगे? पेयर्स हो जाएंगे n(n-1), दैट मींस 8 minus 1 by 2। हाँ, सो कुछ पॉइंट्स अपने को याद रखने होते हैं, कॉर्नर्स कितने हैं एंड देन ऑल दैट। सो यू विल फाइंड दिस नंबर इज गोइंग टू बी 4 into 7, 28। सो यू विल गेट 28 पेयर्स। इसका मतलब अपने को हर पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, 28 पोटेंशियल एनर्जीज निकालने हैं, उनको एड अप करना है। ऑफ कोर्स लेंथी जॉब, बट सिमेट्री है, मास बराबर है और बहुत सारे पेयर सेम लेंथ के होंगे, सेम पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे, तो उनको एक साथ क्लब कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देन वी विल स्टार्ट कि लाइक एल सेपरेशन के कितने पेयर्स बनने वाले हैं, एल सेपरेशन के। सो कैन यू थिंक ऑफ एल सेपरेशन के नंबर ऑफ पेयर्स? वो एज के बराबर हो जाएंगे जितनी साइड्स आती हैं, हर साइड एल लेंथ की आएगी और एक क्यूब में आपको पता होगा कि 12 साइड्स होते हैं, 12 साइड्स होते हैं। सो 12 अपने को डायरेक्ट मिल जाएगा, गुड। तो एल सेपरेशन के आपको 24 नहीं मिलेंगे, 12 मिलेंगे, क्योंकि हर एक एज जो होगी ना वो एक पेयर को क्रिएट कर रही होगी। उसकी कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालना चाहोगे तो आप लिखोगे -GM(m) डिवाइड बाई L, सो दैट इज फॉर वन पेयर एंड देयर आर 12 पेयर्स। 12 पेयर का हम लोगों ने एक साथ लिखा, जस्ट डन। फिर इसके बाद अगला पेयर कौन सा बनेगा? एक वो m मास है तो दूसरा m मास यहाँ पे रहा होगा, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। फेस डायगोनल, इसको बोलेंगे फेस डायगोनल, और इसकी जो लेंथ आएगी वो L और L के स्क्वायर से आएगी, पाइथागोरस से L√2। गुड। सो you'll फाइंड कि अपने पास अगला सेपरेशन L√2 चलने वाला है। And can you think of how many pairs of face diagonals are going to be? क्योंकि सभी के साथ सेम स्टोरी चलने वाली है। सो आप देखोगे कि अपने पास फेसेस कितने होते हैं, 6, और हर फेस पे कितने डायगोनल मिलेंगे, 2, तो ये भी 12 हो जाएगा। तो 12 पेयर हमको और भी पता चल गए। Let's say combined potential energy is U2, so it's going to be like -GM(m) divided by L√2, और ऐसा अपने को 12 पेयर्स के लिए करना है, तो 12 पेयर्स तक पहुंच गए। नाउ यू सी, हम लोगों ने 12 + 12 दैट इज 24 पेयर्स को कवर कर लिया। अभी हमारे पास 28 होना था लेकिन 24 तक पहुंच गए, इसका मतलब 4 पेयर्स हमारे पास बचे हुए। देन यू विल रियलाइज कि 4 पेयर्स कहाँ से मिलने वाले हैं। तो एक मास अपने पास यहाँ भी रहा होगा, और ये जो बॉडी डायगोनल है, उस बॉडी डायगोनल पे जाएंगे, इसको बोलेंगे हम फेस डायगोनल, इसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल, क्योंकि वो बॉडी का है। एंड देन यू विल रियलाइज कि उसके पास उसकी जो लेंथ आती है बॉडी डायगोनल की, वो L√3 आती है। वेक्टर से या जनरल आइडिया से भी हम लोग याद रखते हैं। और उसके अपने पास 4 पेयर मिलेंगे। किसी भी क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं, 4। आप कैसे रियलाइज कर सकते हैं? एक ये बॉडी डायगोनल मिला होगा, और देन इस कॉर्नर को मिलाएंगे तो एक बॉडी डायगोनल मिलेगा, इन कॉर्नर्स को मिलाएंगे तो एक बॉडी डायगोनल मिलेगा, इन कॉर्नर्स को मिलाएंगे तो एक बॉडी डायगोनल मिलेगा, तो 4 मिलने वाले हैं। और L4 का जो रहेगा वो L√3 रहेगा, उनको कंबाइन कर देंगे। So it's going to like -GM(m) divided by L√3 into 4. Now you add them up. So total potential energy is U1 plus U2 plus U3. तो सिमेट्रिकल केसेस में हम लोग बहुत ज्यादा पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं, और काउंट करने का क्या आइडिया है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप कॉपी कर सकते हो, और इसके बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे। अगर इसकी वैल्यू हम लोग लिखना चाहे तो -GM² by L बार बार आएगा, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट वाले से आपको 12 कॉमन मिला होगा, 12 मिला होगा। सेकंड से अपने को 12/√2 मिलने वाला है, और इससे 4/√3 मिलने वाला है। सो विल फाइंड कि अपना फाइनल आंसर हो जाएगा।
यस 12/√2 को हम लोग 6√2 लिख सकते हैं और वो 4/√3 रहेगा। हाँ, उसका ख्याल करेंगे। सो इन केस अगर आपसे पूछेगा तो आइडेंटिकल मास लगा के पूछेगा। अब देखो इसमें कितना कॉम्प्लिकेशन बनाया जा सकता है। अगर सभी मासेस को हम लोग m1 m2 m3 के नाम से बुलाएं तो फिर अपने को 28 लिखने पड़ेंगे और फिर उनको एक्सप्रेशन में रखना पड़ेगा। सो दैट विल बी ह्यूज एक्सप्रेशन। फाइन। सो अल्टीमेटली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक पॉइंट, दो पॉइंट मासेस का एक पेयर होता है। उस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले से आता है और इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। अपने ट्राइंगल पे देखा, स्क्वायर पे देखा, क्यूब पर भी देखा, और भी कोई स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। You just count the number of pair first, then start with the separations, write all of them, add them up, it's done. Since it's a scalar, so no worry about directions. Okay. अब ये पॉइंट मासेस को अगर हटा करके कॉन्टिन्यूअस मास कर दिया जाए तो कॉन्टिन्यूअस मास के पास भी तो एनर्जी आएगी। जैसे कि अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि हमारे पास ये रॉड है और इस रॉड का मास m है, तो क्या इस रॉड के पास एनर्जी है? आप बोलोगे डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि इस रॉड पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और हर दो पार्टिकल के बीच का एक एनर्जी होता है। और अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करेंगे दैट विल बी टू मैनी एंड उनके बीच का सेपरेशन इज गोइंग टू बी लाइक टू डिफिकल्ट बिकॉज वो कंटिन्यूअसली वैरी कर रहेगा। लेकिन आइडिया वाइज तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर यस कि अगर इस पार्टिकल का नाम 1 देते हैं, इस पार्टिकल का नाम 2 देते हैं, तो 1 और 2 के पास इंटरेक्शन चल रहा है। So there is a gravitational potential energy of 1 and 2, then 1 and 3, then 1 and 4, then 2 and 2, 3 and 2 and 4. So complicated, so much. So calculate करना is difficult, but idea wise, yes, इसके पास अपना potential energy होगा। तो potential energy एक point के पास नहीं होता है, लेकिन अगर एक point mass के साथ कोई और point mass आने लगे या फिर body बनना start हो जाए तो उसके पास potential energy होती है। So now अब सोचो कि अगर ये calculate करना पड़े अपने लिए तो बहुत difficult है। ये जो आइडिया हम लोग यूज कर रहे हैं वो उतना वर्क नहीं करेगा। तो हर एक मास डिस्ट्रीब्यूशन की आपसे पोटेंशियल एनर्जी आपसे नहीं पूछेगा। कुछ सिंपल केसेस के लिए आपसे पूछता है जिनका कैलकुलेशन हमारे लिए फिजिबल होता है, इजी होता है। तो क्या कौन से वो हैं, उनके लिए हम लोग एज एग्जांपल उनको कर लेते हैं। और या फिर मैं एग्जांपल लिखना चाहते हैं, हेडिंग भी लिख सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। अपने पास एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है जिसका मास m है, रेडियस है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपने को लगने वाली है। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, हम लोग उसका अभी प्रूफ करेंगे, फिर वो फार्मूला जो भी आएगा उसको याद रखेंगे। और मेन फोकस वुड बी ऑन आइडिया कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट्स से स्फीयर है और इसका अल्टीमेट मास, टोटल मास m है और इसकी रेडियस r है, और इसके अपने को पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। Now you will find it's going to be difficult for us to find the potential energy क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल का पेयर बनाना है, दो पार्टिकल्स को मिलाकर के पेयर बनाना है, नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करने, उनके बीच की डिस्टेंस यूज करनी है, द वे वी डिड हियर। यहाँ पर 8 पार्टिकल्स थे, यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी पार्टिकल्स हैं और सबका टोटल मास है। सो वो आइडिया अपने लिए वर्क नहीं करेगा। तो फिर हम दूसरे आइडियाज को यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ द वर्क डन। किसी सिस्टम को बनाने में कितना मेहनत, कितना वर्क करना पड़ता है, कितना एनर्जी डिवोट करना पड़ता है, वही होता है। तो हम लोग उस बेसिक आइडिया से जाएंगे। लेट्स से कि ध्यान से समझना, लेट्स से कि ये जो आर रेडियस का है, स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, तो यहाँ पर मास है, फाइनली मास है। हम लोग ऐसा स्टार्ट करेंगे कि इनिशियली यहाँ पर कोई मास नहीं था, कोई मास नहीं था, केवल एक हाइपोथेटिकल बाउंड्रीज थी। अब अपने को क्या करना है, इस पे मास ला करके डिपॉजिट करना है, मास को डिपॉजिट करना है। जब हम मास को डिपॉजिट करेंगे तो मास को हम धीरे धीरे डिपॉजिट कर रहे होंगे
और सारा का सारा मास हम लोग कहाँ पर डिपॉजिट करने वाले हैं? आर रेडियस पर, क्योंकि आपको शेल बनाना है। सिंस हम लोग आर रेडियस पे डिपॉजिट करने वाले हैं तो यूनिफॉर्मली डिपॉजिट करते रहेंगे। किसी भी टाइम पर लेट से हम लोगों ने एम स्मॉल एम मास को डिपॉजिट कर दिया है, उसके बाद हम फर्दर डीएम मास को लेकर के उसके ऊपर डिपॉजिट करना चाहते हैं, और स्लोली डीएम डीएम को बिल्डअप करते करते टोटल मास अपने को कितना बनाना है? कैपिटल एम। So mass is being built up so that our system is getting created, and we will find कि इस सिस्टम को क्रिएट करने में कितना वर्क डन लगा, या फिर इस सिस्टम के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी आया। सो दिस विल बी नोन एज फाइनाइट एलिमेंट मेथड, डीएम वाला और डिफरेंशियल एलिमेंट मेथड। उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ शॉर्ट में। लेट mass is deposited on surface of r radius sphere। एक r रेडियस स्फीयर के सरफेस पर हम लोग मास को डिपॉजिट कर रहे हैं। At any time, कैसे लिख सकते हैं? At any time there is m mass आ चुका है, and further dm mass is being deposited। तो यहाँ से अपने को एक बात समझनी है कि जिस तरह से हम डीएम डिपॉजिट करेंगे तो मास हमारा m प्लस डीएम हो जाएगा, फिर डीएम लगाएंगे तो m प्लस 2 डीएम हो जाएगा, और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते कैपिटल एम के बराबर हो जाएगा। नो, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो, इसके पास अब मास m है और आप डीएम मास लेकर के आ रहे हो, और ये डीएम मास आप यूनिफॉर्मली पूरे सर्फेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। यूनिफॉर्म, क्योंकि अपने को यूनिफॉर्म रखना है, यूनिफॉर्म केस में। सो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये डीएम मास आप लेकर के आ रहे थे तो यहाँ पर पहले से मास जो m था उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल रहा होगा, और इसी पोटेंशियल पर आप डीएम को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, क्योंकि हर एक पॉइंट का सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल v रहेगा, और उसी पोटेंशियल पर हम लोग डीएम को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। डू वी नो दिस पोटेंशियल? तो बोलोगे यस वी डू नो दिस पोटेंशियल। स्फेरिकल शेल के सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है अगर उसका मास स्मॉल m है? देन फॉर्मूला गोज लाइक माइनस g द मास डिवाइड बाय द रेडियस। ऐसा पोटेंशियल, इस पोटेंशियल पर आप डीएम मास को प्लेस करते हो। तो जब आप डीएम मास प्लेस करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आएगा वो हो जाएगा हमारा मास इनटू पोटेंशियल। वी स्टार्टेड विद कि मास को किस पोटेंशियल पे रखते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, या उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है। So differential change in potential energy is going to be differential mass that we are depositing in the potential which is known to us. If you got it, then you got it. So u की जो value आएगी that is going to be integration of du, and which is going to be integration dm into v. And then you will find कि v अपने को पता है, dm के बारे में अपने को सोचना है, तो ये v की वैल्यू रखते हैं which is minus g small m divided by capital R into dm। Now you'll find कि यहाँ पर constant terms बाहर आ जाएंगे, g by r integration is going to be like m dm। ये m पर इंटीग्रेशन है और dm भी लगा हुआ है, so that's single variable story। और यहाँ पर अपने को इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगानी है। That means we need to know कि small m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अपने को बनानी है। So can we think of कि what should be the limit of this integration? You are building mass from initial value to some final value. And if you are thinking, then you'll find initial mass that we started with was 0. And the final mass that we are going up to is capital M. Initial, that means starting from the basic itself. ये जो small m था वो तो intermediary था, बीच में हमने लिया था किसी टाइम पर, बट ये small m स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 0 मास से स्टार्ट हुआ था। There was no system, then there is a system now. तो 0 से कैपिटल m कर देंगे। So finally you will find it's going to like minus g divided by r
एंड ये m का इंटीग्रेशन m square by 2, then it becomes m square by 2 with after putting the limits. So final potential energy turn out to be minus g m square divided by twice है. अब में से कई लोगों को पता होगा ये फॉर्मूला. Now you got it how it is being derived. So not only you know, but also you know how it came. So total potential energy of uniform spherical shell जिसका मास m होगा उसको हम इस फॉर्मूले से याद रखते हैं माइनस जी एम स्क्वायर बाई ट्वाइस आर. कॉपी कर सकते हो और आइडियाज को समझ सकते हो. जहाँ पर री-एक्सप्लेन करने की जरूरत हो यू मस्ट से. और कई बार एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो उसने पूछा है कि स्फेरिकल शेल का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑप्शन देगा माइनस जी एम स्क्वायर बाई आर टू जी एम स्क्वायर बाई आर बाई 2 बाई 3 और ऑल दैट. तो अपने को याद रखना है कि 2 का फैक्टर डिनोमिनेटर में आता है. Now the way we did this spherical shell, now the same idea we can copy for solid sphere case. Now हम लोग स्फीयर का ही निकाल पा रहे हैं अभी क्योंकि स्फीयर बहुत सिमेट्रिकल होता है, 3 डायमेंशनल सिमेट्री होती है, इसलिए वहां पर हमको सॉल्व करना आसान हुआ. क्यों? क्योंकि अब देखो ये जितना भी डीएम हमने डिपॉजिट किया था वो सेम पोटेंशियल पे था, तो उसके सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम गिरा, तो हमारे लिए आसान हो गया. और कोई ज्योमेट्री होती तो फिर वहां पर इशू बनता क्योंकि v की वैल्यू भी बदलती रहती है सरफेस पर. सो सॉलिड स्फीयर का भी मैं प्रूव कर देता हूँ और उसका भी एक आंसर निकालता हूँ, उसको भी आपको याद रखना है. आइडिया अपने को समझ में आ गया, सेम टाइप का आएगा. द ओनली डिफरेंस वुड बी कि यहाँ पर आर हमारा फिक्स था क्योंकि अपने को सारा का सारा मास सरफेस पे लगाना था. अब अपने को सरफेस पे नहीं, ओरिजिन से स्टार्ट करना पड़ेगा, सेंटर से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ाना होगा. दैट मीन्स ये जो स्मॉल आ रहा है ना या फिर कैपिटल आ रहा है ये भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा. तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग जाएगा. अल्टीमेटली वी विल गेट आवर आंसर. So gravitational potential energy of uniform solid sphere. इस सॉलिड स्फीयर का अपने को मास पता होगा, रेडियस पता होगा, एक फॉर्मूला बनेगा एंड दैट फॉर्मूला इज गोइंग टू बी गुड टू रिमेंबर and important to understand. So if the sphere collapses on itself, gm square by 2r amount of energy will be released in various forms. ये आप बोल सकते हो gm square by twice है. This is the amount of energy it has. Yes. अगर आप इसको अगर ये ब्रेक करते हो आप इसको तो आपको इतने अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी तभी ये ब्रेक होगा, डिसमेंटल होगा, कंप्लीटली डिसमेंटल होगा. और कंप्लीटली डिसमेंटल होने का मतलब ये सारे डीएम मास जो है ना वो इनफाइनाइट को चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे. सो उसको ब्रेक डाउन कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. और ये फिर ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है तो बेसिकली ये बाइंडिंग एनर्जी है, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा इसको बनाने के लिए. और अगर ये ब्रेक होगा तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो इसके पास इतना एनर्जी रहेगा और जो फाइनली जीरो हो जाएगा. सॉलिड केस पे अगर हम लोग आते हैं और सेम आइडिया को कैरी करते हैं, यू विल बी एबल टू कैच इट कि ये अपने पास m मास का अपने को बिल्डअप करना है, r रेडियस का है. हाउ टू बिल्डअप नाउ? इसको बिल्डअप करने के लिए अब आप क्या करोगे कि एक स्मॉल r रेडियस तक पहले उसको बनाओगे, फिर उसके ऊपर dr का डिफरेंशियल मास डिस्ट्रीब्यूट करोगे. सो व्हाट यू आर डूइंग, आपने इसको मास बिल्डअप करना स्टार्ट किया. मास को अब केवल आप सरफेस पे नहीं, पहले ओरिजिन पर सेंटर पे लेके आए, धीरे धीरे इसको बड़ा किया. किसी भी टाइम तक आपने इसका मास m बना दिया था और इसकी रेडियस r बन चुकी थी. सो स्मॉल r m मास इज अ वेरिएबल, स्मॉल r रेडियस इज अ वेरिएबल. उसके बाद आपने एक डीएम मास को लेकर के आए, डीएम मास. उस डीएम मास को आपने डिपॉजिट किया यहाँ पर. जब आपने ये डीएम मास डिपॉजिट किया तो उसकी वजह से उसकी रेडियस भी बढ़ गई. इससे पहले केस में हम लोग इतना थिन लेयर दे रहे थे कि उस थिन लेयर की वजह से उस रेडियस नहीं बढ़ रही थी. रेडियस में जो इंक्रीमेंट था वो ऑलमोस्ट जीरो था.
यहाँ पे अपने को रेडियस का इंक्रीमेंट देखना है। तो डीएम मास की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस डीएम मास, यू विल फाइंड कि dr is going to be growth in the radius. So this is how small r will be increasing to the capital R. So mass will be increasing from small m value to the capital M value. Can we directly write कि जो potential energy का change आएगा वो dm mass आपने कहाँ पे रखा है, किसी potential पे रखा है, सरफेस पे रखा है, स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर के सरफेस पे प्लेस किया है। स्मॉल आर रेडियस के सरफेस का पोटेंशियल कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल आएगा माइनस जी द मास ऑफ दैट स्फीयर विच इज स्मॉल एम रेडियस ऑफ दैट स्फीयर विच इज स्मॉल आर। नाउ यू कैन पुट हियर, तो आप बोलोगे u की जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ du बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ dm into v. In place of v you will write minus g small m by r, that's all. Then you will realize कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ चुके हैं, माइनस जी बाहर आएगा, इंटीग्रेशन m बाई आर डी आर है dm. सो अपने पास मास है और रेडियस है, दोनों वेरिएबल्स जा रहे हैं। तो पहला काम होगा कि dm को r के टर्म में लिखना और फिर उसको इंटीग्रेट करना। देन यू विल फाइंड कि जो dm है दैट इज गोइंग टू बी डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लिख सकते हैं टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज गोइंग टू बी द डेंसिटी into volume, differential volume. The differential volume you know 4 pi r square dr. छोटा वाला r radius वाला था तो 4 pi r square dr, that's a differential volume. If you look carefully then you'll find कि dm की वैल्यू स्मॉल r के टर्म में अपने को मिल रही है। रीराइट करते हैं इसको, जब आप रीराइट करोगे तो 4 pi कैंसिल आउट हो जाएगा, that will be 3m और 3 pi भी कैंसिल हो रहा है, so that's going to be 3, then capital M by r cube and there will be r square dr. ये हो गया dm. ना अपने को m भी लगेगा क्योंकि m भी इन्वॉल्व है, तो इस छोटे से स्फीयर का मास कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे अगेन वही फॉर्मूला, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बेसिकली इसकी जो वैल्यू आ रही है कैपिटल M आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल R क्यूब, दैट विल बी द मास ऑफ दैट स्फीयर एंड dm. आप एक काम कर सकते थे, dm यहाँ से m यहाँ से निकाला, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी ये मिल जाएगा आपको। r क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3r स्क्वायर, so that will be 3r square dr. So now you can substitute these two expressions on this, simplify, get your answer. Now let me do it for you so that you can remember in future. m की जगह पर आप लिखने वाले हो कैपिटल M r क्यूब डिवाइड बाई r क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल r which was there, तो स्मॉल r इनटू dm के प्लेस पर हम लोग लिखने वाले हैं 3 कैपिटल M अपॉन r क्यूब स्मॉल r स्क्वायर dr. नाउ यू विल फाइंड कि अब इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया है और कैपिटल M कैपिटल R कांस्टेंट्स है, स्मॉल r इज द ओनली वेरिएबल दैट वी हैव इन दिस एक्सप्रेशन नाउ, सो इट विल बी माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्क्वायर डिवाइड बाई r क्यूब r रेज़्ड टू पावर 6, स्मॉल r क्यूब स्मॉल r स्क्वायर, दैट मींस स्मॉल r रेज़्ड टू पावर 5, एक r नीचे था तो स्मॉल r रेज़्ड टू पावर 4 dr. Now we have started building it from zero radius and we want it to go for capital R radius so that it's completely built up, create हो जाएगा। r raised to power 4 का इंटीग्रेशन r raised to power 5/5 आएगा, जीरो में जीरो हो जाएगा, कैपिटल R के टर्म में आंसर आ जाएगा। तो क्या ये आंसर अपना कुछ ऐसा जा रहा है, एक टर्म और रह गई है, 3 नंबर मिसिंग हो गया था, यहाँ पर 3 भी आएगा। कैलकुलेशन यू कैन चेक, so it's going to have minus 3 capital G M square divided by r raised to power 6. From here you'll write r raised to power 5/5 and then you'll find कि बहुत सारे terms cancel हो गए, so this is going to be like minus 3 G M square divided by 5r. Okay, so final potential energy of this arrangement came out to be minus 3 G M square divided by 5r. ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है, आपसे पूछा था सॉलिड स्फीयर का बताइए टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
तो ऑप्शंस में -gm²/r तो होगा ही होगा। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर 3/5 आता है और शेल केस में 1/2 आता है। आप में से कुछ लोगों को याद भी होगा, पता भी होगा, आज प्रूव भी हो गया, कॉपी कर सकते हो और जिस स्टेप पर आपको इश्यूज हो तो वो बोल सकते हो। हाउ इट हैज बीन प्रूव्ड, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एडवांस लेवल पे आपसे क्या कर सकता है, आपसे ऐसा बोल सकता है कि हमारा ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो बताइए, तो क्या हम बता पाएंगे? हम बोलेंगे यस, बिल्कुल बता सकते हैं, ये फॉर्मूला बन करके आएगा। या फिर उससे हाँ, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर मास ये डेंसिटी हम लोगों ने कांस्टेंट यूज किया है, तो वहाँ पर डेंसिटी को वेरिएबल यूज कर लेंगे। और उससे पहले अपने को क्या करना होगा कि ये स्मॉल आर रेडियस का पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, वो एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद फिर जहाँ पर m यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग डेंसिटी को वेरिएबल दिखा सकते हैं। हाउ वी डिटरमाइंड v हेयर, यहाँ पे v कैसे डिटरमाइन किया? अब देखो ये dm मास हम लोग कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे? v पोटेंशियल पर, v क्या था? पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। कौन सा स्फीयर? जितना हमने क्रिएट कर लिया है। तो आइडिया क्या है कि आपने पहले r रेडियस का स्फीयर क्रिएट कर लिया है, उस स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर का मास जो है वो स्मॉल m है। तो इसके सरफेस पर यहाँ पर आप आपने डीएम मास को रखा है। अगर आपने यहाँ पे डीएम मास को प्लेस किया है तो फिर आप देखोगे कि डीएम मास जिस पोटेंशियल पे रखा गया है वो एक स्फीयर का सरफेस है, और किसी भी स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? सॉलिड स्फीयर का। आपको याद होगा सॉलिड स्फीयर के सरफेस का भी पोटेंशियल -gm/r होता है, जहाँ पर r उस स्फीयर की रेडियस होनी चाहिए, तो इस स्फीयर की रेडियस स्मॉल r है। m उस स्फीयर का मास होना चाहिए, तो इस स्फीयर का मास स्मॉल m है, इसलिए पोटेंशियल हो गया। और इस केस में पोटेंशियल आपका कैसा जा रहा है? वेरिएबल जा रहा है, मास की वजह से भी और रेडियस की वजह से भी। यहाँ पे स्मॉल आर को कैपिटल आर नहीं लिखा है, माइंडेड, जबकि इससे पहले वाले केस में कैपिटल आर गया था। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोग केवल सरफेस पे मास को डिपॉजिट कर रहे थे, अब हम लोग सेंटर से स्टार्ट होकर के आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एडवांस एडवांस से पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे होगे, एग्जाम दे रहे होगे, तो उस पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आपसे पूछेगा। ओके, सो आपने कॉपी कर लिया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लर्न कर लिए, पेयर्स के लिए, पार्टिकल्स के लिए और बॉडीज के लिए। बॉडीज में और भी बॉडीज हो सकती हैं, ऑफ कोर्स हो सकती हैं, उनकी वजह से कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो भी पूछा जा सकता है, लेकिन वो लीस्ट लाइकली है नॉर्मल एग्जाम्स में, इवन एडवांस में भी नहीं पूछता है। और अगर कभी पूछता भी है तो हमारे पास आइडियाज आने वाले हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक और फार्मूला पढ़ने वाले हैं, जिससे हम किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो अगर पूछेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछेगा, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में और भी वर्क करने वाले हैं। ग्रेविटेशन के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। सो हैविंग अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, फोर्स कैलकुलेट करना, फील्ड कैलकुलेट करना, पोटेंशियल कैलकुलेट करना, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना, और इनमें आपस में रिलेशंस को वॉच करना, तो ये 4 क्वांटिटीज थी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देम कि क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से बिहेव करते हैं। थोड़ा सा अगर और मैं आइडिया दूं, तो ये दोनों आपस में लिंक होते हैं, ये दोनों आपस में लिंक होते हैं। एंड द लिंकेज इज लाइक दिस कि फोर्स की वैल्यू m इंटू ई होती है। यहाँ पर लिंकेज इज दिस की एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू वी होती है। इन केस यू आर वॉचिंग केयरफुली एवरीथिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू इन फिजिक्स, तो सारा कुछ इसी बात पे चल रहा है। हमारे पास 2 मेथड होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक फोर्स मेथड होता है और दूसरा एनर्जी मेथड होता है।
These are the two methods we solve the problems. और यहाँ पर हमने दोनों मेथड्स को लर्न करने की कोशिश की। यहाँ से फोर्स को लर्न करने की कोशिश की और यहाँ से एनर्जी को लर्न करने की कोशिश की। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम फोर्स मेथड भी लगा सकते हैं, एनर्जी मेथड भी लगा सकते हैं। जब कभी हम फोर्स मेथड पे जाते हैं तो अपने को फोर्स की वैल्यू पता करनी होती है। उसको पता करने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की जिसका नाम फील्ड बोला, और फील्ड को लर्न कर लिया, मास से मल्टीप्लाई करके हम फोर्स कैलकुलेट करना लर्न कर चुके हैं। सिमिलरली एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की जिसको पोटेंशियल बोला, और उस पोटेंशियल को पता करके हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं। और एक बार इन दोनों के बारे में जानते हैं तो अपने पास जो मेथड है सॉल्व करने का प्रॉब्लम, उस मेथड के बारे में अपने को आइडिया लग गया कि लाइक हम फोर्स भी निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं, नाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो सारा कुछ मैकेनिक्स ही चल रहा है, फोर्स और एनर्जी मेथड। आगे भी आप देखोगे यही चलता रहेगा, डिफरेंट फॉर्म में आएगा, और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम लोग डील करना सीखेंगे। ओके, हैविंग अंडरस्टूड कि लाइक फोर्स, एनर्जी, पोटेंशियल, फील्ड्स क्या है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस पे भी एडवांस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो ओवर द टाइम हम लोग सीखेंगे। जैसे कि स्फीयर है उसमें कैविटी बना दिया गया, सिलेंडर्स हैं उसके अंदर कैविटी बना दिया गया, तो फील्ड कैसे वेरी करती है, पोटेंशियल कैसे वेरी करते हैं, मल्टीपल सिलेंडर्स यूज कर लिए, मल्टीपल स्फीयर्स यूज कर लिए। सो उनको भी हम लोग ओवर द टाइम एज अ क्वेश्चंस और उनको लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो मेन पोर्शन है या जो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इजीली अपने को मिलने वाले हैं, वो इसका दूसरा वर्जन है, ग्रेविटेशन का दूसरा पोर्शन है, दैट्स कॉल्ड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, मोशन ऑफ स्टार्स। ये किस तरह से मूव करते हैं, उनका अपना क्या अरेंजमेंट है, हम लोग सीखेंगे। उसमें जाने से पहले एक पॉइंट मेरे को अभी याद आ गया, हम लोगों ने अभी तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पढ़ा हुआ है। कई बार चर्चा में आया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो ये यहाँ पर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताता पहले, और इसके बाद मोशन ऑफ प्लैनेट्स पे आएंगे। अपने को पता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उस पॉइंट को यहाँ पे समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जनरली लोग सीजी लिख देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब कभी सेंटर जैसा वर्ड आता है तो बेसिकली हम लोग पोजीशन की बात कर रहे होते हैं। जैसे सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास इज अ पोजीशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज आल्सो अ पोजीशन। सो सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस रोटेशन वो भी एक पोजीशन ही होता है। सो वी विल से इट इज अ लोकेशन where entire gravitational force लूज सेंस में लोग इसको वेट भी कहते हैं। सो इट इज द लोकेशन वेयर एंटायर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी इज लोकेटेड। तो किसी भी बॉडी पर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, उसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अपने को जो डिफरेंस क्रिएट करना वो इस बात पर है कि सेंटर ऑफ मास में क्या बोला था और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या बोला था। सेंटर ऑफ मास में बोला था कि एक ऐसा लोकेशन जहां पर इंटायर मास लोकेटेड होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या बोला है, जहां पर इंटायर ग्रेविटेशनल फोर्स लोकेटेड होता है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। और जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो उसमें मास इनटू ई आता है, ई मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एम इनटू जी आता है। तो बेसिकली हम केवल मास को ना यूज करके मास और ग्रेविटी को भी यूज करते हैं, जिसको हम लोग वेट बोल सकते हैं। तो अगर अपने को कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो व्हाट द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज गोइंग टू बी, अगर इट्स की डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस हैं, स्कैटर्ड मास है, तो हम लोग लिखेंगे वेट, दैट मींस m1 g1 प्लस सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालते थे, m1 r1 यूज करते थे, राइट। सो यहाँ पर भी ऐसा कुछ लिखने वाले हैं, m1 g1 दैट्स वेट r1 प्लस m2 g2 that's weight r2 plus m3 g3 weight r3
डॉट 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 डिवाइड बाई टोटल वेट। टोटल वेट के लिए हम लोग लिखेंगे m1 g1 प्लस m2 g2 प्लस m1 g3 g3। In case you are watching carefully, then you can see कि वहां पर केवल हम लोग m1 m2 को यूज करते थे r1 r2 के साथ में, g नहीं यूज करते थे। यहाँ पर g का भी रोल आता है और ये बता रहा है कि m1 और जहां पर m1 है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, सो g1। ना अगर हम लोग अर्थ के क्लोज पाए जाते हैं, अर्थ सरफेस के क्लोज पाए जाते हैं, तो हम लोग पढ़ चुके कि अर्थ की जो ग्रेविटी होती है ना नियर द सरफेस, वो सेम रहती है। तो g1 g2 g3 g4 सबको बराबर कर देंगे। अगर सभी को बराबर करेंगे तो आप देखोगे कि ऊपर से g कॉमन आएगा, नीचे से g कॉमन आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर जो बचेगा वो क्या बचेगा? सेंटर ऑफ मास बचेगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ग्रेविटी हर एक लोकेशन पर बराबर है तो आप पाओगे बराबर है, उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड दैट्स आल्सो सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपस में सेम बराबर होते हैं। दैट मींस दे आर लोकेटेड एट द सेम लोकेशन इफ ऑल पॉइंट्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल नहीं होगा तो फिर दोनों में डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये फॉर्मूला अपना सेंटर ऑफ मास का। तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग तभी होंगे जब ग्रेविटी की वैल्यू बदलती है। दैट मीन्स लोकेशंस इतनी फार अपार्ट हैं कि लाइक ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। सो पता कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल के लिए सपोज कर लीजिए कि ये अर्थ है और यहाँ पर कहीं मून है और आपने एक ऐसा स्ट्रिंग लगा रखा है, अर्थ को मून से टाई कर रखा है। ये यूनिफॉर्म मास का है स्ट्रिंग, रोप और समथिंग। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो मिड पर आएगा। ये सेंटर ऑफ मास होगा एग्जैक्टली बीच में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर आएगा? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या मिड पॉइंट पर आएगा। तो आप बोलोगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं मिड पॉइंट पर आएगा, क्योंकि ऊपर आप जब जाते हो तो जी की वैल्यू कम होती रहती है, तो जी स्ट्रॉन्गर नीचे होता है और अर्थ का मास ज्यादा होता है, मून कम होता है। तो आप पाओगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं डाउन साइड आने वाली है, क्योंकि उसमें वेट का एवरेज निकालेंगे, वेट से वेटेड निकालेंगे और सेंटर ऑफ मास में केवल मास को यूज करते हैं। तो जब बॉडी इतना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि ग्रेविटी की वैल्यू बदलने लगेगी तो फिर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग होता है। अदरवाइज अगर ग्रेविटी सेम रहती है तो फिर दोनों सेम होता है। तो अपने को एग्जाम में ध्यान रखना है कि उसने सेंटर ऑफ मास बोला है या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला है। फिर आपको ये देखना कि आपके पार्टिकल्स, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन है, ब्लॉक स्लाइड कर रहा है या मल्टीपल ब्लॉक्स रखे हुए हैं, तो सेंटर ऑफ मास पे क्या होने वाला है, या फिर दो ब्लॉक्स एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, सारा कुछ अर्थ पे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम ले या सेंटर ऑफ मास नाम ले, बात बराबर है। लेकिन अगर आपसे ऐसा बोलता है कि हमारे पास एक बड़ी स्प्रिंग है जिसकी रेडियस ऑफ रिंग के बराबर, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है जिसकी लेंथ, और दो ब्लॉक लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर अगर उसकी लेंथ है, दैट मीन्स कि दो लोकेशंस इतनी दूर हैं कि ग्रेविटी चेंज हो रही होगी, तो फिर हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अलग अलग बोलने वाले हैं। और कैलकुलेट करना होगा तो सेम फॉर्मूला, जैसे सेंटर ऑफ मास उसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर हो गया होगा ये भी पॉइंट। सो इसके बाद एक और टर्म आता है एस्केप वेलोसिटी। ये भी बहुत पॉपुलर है एग्जाम के लिए। आपसे पूछता है कि एस्केप वेलोसिटी कितना है वेरियस केसेस में, क्या होता है और कितना होता है, वो हम लोग निकालने वाले हैं। सो नाम से क्लियर है, एस्केप वेलोसिटी दैट मींस एक ऐसी वेलोसिटी जिससे एस्केप हो जाए। एस्केप का मतलब किसी के इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाए, यहाँ पर किसी का इन्फ्लुएंस का मतलब ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है। सो वी विल से इट इज minimum
it is minimum velocity given to a body so that body, जिस बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं उस बॉडी को आप कितना मिनिमम वेलोसिटी दोगे so that that body escapes from the existing gravitational field. Existing gravitational field. So कोई भी बॉडी अगर किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में है और आप उसको उस फील्ड से बाहर निकालना चाहते हो, you want to take it away, so you need to give some velocity. और उस वेलोसिटी की वजह से अगर वो बाहर निकल जाता है, so कितना मिनिमम वेलोसिटी लगेगा, उसको हम लोग escape velocity बोलने वाले हैं. Just to make you realize, feel कि अगर हम लोग अर्थ की बात करते हैं, let's say ये अर्थ है, छोटा सा दिखाया गया है, तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर के बराबर है. तो आप देखोगे कि जो पर्सन होंगे वो डॉट से भी छोटा नजर आएंगे. और लेट्स से कि एक पर्सन यहाँ पे पाया जाता है और एक ऑब्जेक्ट उसके पास है, वो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकता है. तो जब इसको ऊपर की तरफ फेंकेगा, देन यू विल रियलाइज कि ऑब्जेक्ट ऐसा जाकर के वापस आ जाती है. क्यों वापस आ जाती है? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड पर है. एंड वी नो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा होगा, दैट मीन्स अगर बॉडी को आप बाहर भेजोगे तो वो बैक टूवर्ड्स सरफेस पे बुलाएगा, ये फील्ड से. So if you throw any body upside or at any angle, then you'll find that it will return back to the surface. Why? Because the gravitational field is there and that is attracting the body towards the surface. Now ये gravitational field जब आप दूर जाते हो तो weak होती जाती है. अभी हम लोगों ने बात की थी घटती जाती है, और यहाँ लाइन से भी देख सकते हो कि यहाँ पर डेंसिटी कम होगी, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, तो डिक्रीज होती जाती है. और अगर अपने को इस ऑब्जेक्ट को इस फील्ड से बाहर निकालना है, दैट मीन्स आपको बहुत दूर, मीन्स इनफाइनाइट पे भेजना पड़ेगा. और उसको भेजने के लिए कितना वेलोसिटी आप देते हो, उस वेलोसिटी का नाम होगा एस्केप वेलोसिटी. सो दैट इट नेवर रिटर्न्स बैक, इट एस्केप्स द फील्ड. सो दैट्स इट एस्केप्स द फील्ड. सो दैट्स थ्योरेटिकल और डेफिनेशन. कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत इजी है. इसको आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ भेजना है? इनफाइनाइट पे भेजना है. इनफाइनाइट पे भेजोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सिस्टम की? 0, क्योंकि आर 0 हो जाएगा, सॉरी आर इनफाइनाइट हो जाएगा. मिनिमम बताना चाहते हो आप, अगर आप मिनिमम बताना चाहते हो तो आप कम से कम वेलोसिटी देना चाहोगे. दैट मींस इतना वेलोसिटी कि वो जस्ट इनफाइनाइट पे पहुंच जाए. इनफाइनाइट पे जाने के बाद उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी ना बचे. तो हम लोग क्या यूज करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. तो जब कभी आपको इसके वेलोसिटी निकालना हो तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को यूज कर सकते हैं. हम लोग बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली is equal to kinetic energy plus potential energy finally. I'm telling you idea how we calculate it. Now, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो आपको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी. और अगर बॉडी मूव कर रही होगी तो उसकी अपनी एग्जिस्टिंग काइनेटिक एनर्जी होगी. तो हम लोग उस बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं जो रखी हुई थी. So, अगर आप रखी हुई बॉडी थी तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, आपने उसको काइनेटिक एनर्जी दिया. सो आपने काइनेटिक एनर्जी दिया हाफ mv² नाउ E का मतलब एस्केप वेलोसिटी. आप एस्केप वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी उसको देते हो. देन यू विल बी कैलकुलेटिंग कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना था. अगर वो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी रहा होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली रहा होगा. जब आप इसको इनफाइनाइट पे ले जाते हो और आप चाहते हो कि ये नंबर हमारा कम से कम रहे, तो राइट साइड भी हमारा कम से कम रहे, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहे इनफाइनाइट पे. इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0, potential energy will become 0. So final energy will become 0. That means total initial energy you need to make 0. और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. जैसे हम लोग अगर अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है? तो अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. और किसी स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो पोटेंशियल आता है -G
m of earth divided by radius of earth, that is the potential. और इस पोटेंशियल पर m मास रखा तो 10 पोटेंशियल एनर्जी, और वैसे ही हम लोग जानते हैं माइनस जी m1 m2 अपॉन r, डायरेक्टली लगा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल फाइंड m कैंसल्स आउट, सो v e स्क्वायर टर्न आउट टू बी 2 टाइम्स g m e डिवाइड बाय r e. अब चाहो तो यहाँ से v की वैल्यू पता कर सकते हो. सो यहाँ से v की वैल्यू जो इसके वेलोसिटी है दैट टर्न आउट टू बी अंडर रूट 2 gme अपॉन r e. आपको j पता होता है, मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ नोन है, सारे नंबर्स नोन है, इनको कैलकुलेट कर सकते हो. आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो. तो जब आर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे जी एम अपॉन आर ई बचेगा, तो ये टर्न आउट हो जाएगा 2g इंटू आर ई. आप इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर. सो आज से हम लोग इसको पकड़ सकते हैं. जब इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये अपना फॉर्मूला बन गया. सो दैट इज फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस. कहाँ से? अर्थ सरफेस से, क्योंकि हम लोगों ने अर्थ के सरफेस पर निकाला है इसको. अगर किसी हाइट पर रहेंगे तो अपने को ये आर रेडियस बदलना पड़ेगा, और बॉडी कैसा था, रेस्ट पे था. इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो देन इट कम्स आउट टू बी, यू पीपल मस्ट बी नोइंग, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स अगर किसी बॉडी को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से थ्रो करते हो तो ये अर्थ की ग्रेविटी को पार करके निकलता है, फिर कभी वापस नहीं आएगा, और इनफाइनाइट पे जाने के बाद वो रेस्ट पे पहुंच जाएगा. अगर आपने इसको 12 किलोमीटर पर सेकेंड से थ्रो किया तो भी पार कर जाएगा और फिर इनफाइनाइट पे किसी वेलोसिटी से चलेगा. बट अगर आपने इसको 11 किलोमीटर पर सेकेंड से थ्रो किया तो ये बहुत दूर जाएगा लेकिन वापस आ जाएगा. सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी. जिस वेलोसिटी से अगर आप थ्रो करते हो तो फिर वापस नहीं आता है. So that's what the escape velocity is. It is the minimum velocity through which if you throw a body, then you'll find it will never come back in that gravitational field again. So अगर आपसे पूछता है अर्थ का निकालिए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. किसी और प्लैनेट के बारे में पूछता है तो अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, 2gm अपॉन r, जहाँ पर m उस प्लैनेट का मास, r उस प्लैनेट की रेडियस. और अगर कोई और तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करता है देन यू नीड टू गो विद दिस. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करो, इनफाइनाइट पे जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, देन राइट द टोटल एनर्जी एंड द एनर्जी दैट यू सप्लाई, सम देम अप, सिंपलीफाई, यू विल गेट आंसर. सो इसके वेलोसिटी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. और इससे पहले आपने रेडियस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात किया, पोटेंशियल एनर्जीज के बारे में बात किया, पोटेंशियल्स के बारे में बात किया. सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लानिटरी मोशन, सैटेलाइट मोशन और स्टार्स के मोशन को पढ़ेंगे. वो काफ़ी इजी है एंड इट विल टेक मैक्स 2 लेक्चर्स. सो 2 लेक्चर्स के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा. so, ग्रेविटेशन वैसे एक बहुत छोटा चैप्टर था जिसमें बेसिकली वही जो आगे आने वाले 2 लेक्चर्स इम्पोर्टेंट रहेंगे. अभी तक जो आपने लर्न किया वो काफ़ी थिंकिंग बेस्ड था. टुमारो हॉलीडे, शेड्यूल पे क्या दिया गया, आपको शेड्यूल देखना है. अगर हॉलीडे होगा तो फिर प्रोबेबली नहीं है. आपको शेड्यूल मिल चुका है ना, वो वीकली शेड्यूल था. सो एज पर शेड्यूल इट विल बी फॉलोड. अच्छा, नहीं दिया है पर चाहिए. ओके, हॉलीडे इज नॉट शेड्यूल्ड. Yes, sir. We want holiday. ओके, इट वाज डिसाइडेड. आपको घर पे ही तो रहना होता है, वैसे तो क्लासेस होते हैं. सो ऑलमोस्ट हाफ डे तो आपका हॉलीडे रहता है. वी विल फॉलो द शेड्यूल. सो you just focus on that. But festival ऐसे और morning में रहता है. Okay, so you want me to reconsider it? Okay, we will think. Otherwise, it will be all as per the schedule.
सुबह पतंग उड़ाना है रिक्वेस्ट। ओके, तो आपकी रिक्वेस्ट नोटेड की जा रही है और if nothing is informed, then there will be class. Okay, so that's all for the day. Thank you guys and happy feast as well.